गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए तो अब चर्चा करते हैं, वो है आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, वो है डिमांड एंड सप्लाई या मांग एवं उपयोगिता। सवाल यहां से पूछा जाता है। अंग्रेजी में कहेंगे डिमांड एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी से एक से दो सवाल बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता है। अधिकांशतः सवाल जो बनता है वो डिमांड से बनता है, मांग से बनता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। नेक्स्ट टॉपिक डिमांड और उपयोगिता। तो उपयोगिता एक छोटा टॉपिक है, हमने कहा शुरू में ही कि एक से दो सवाल बनता है, तो पहले उसी को जो है हम लोग डिस्कस करते हैं और तब लाकर हम लोग मांग पर समाप्त करेंगे। उपयोगिता पहला टॉपिक है, वो है आपका उपयोगिता। क्या होती है, किसको कहेंगे उपयोगिता? यूटिलिटी कहा जाता है जब हम किसी भी अंतिम वस्तु का उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उस वस्तु का हमने क्या किया, प्रयोग किया या उपयोग किया। जब हम मान लीजिए यह एक अंतिम वस्तु है, इसका कंज्यूम किए, किस लिए, तो बोर्ड पर लिखने के लिए, तो यह इसकी उपयोगिता है। अर्थात इस पेन की उपयोगिता क्या हो गया, बोर्ड पर लिखना। तो इसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता से दो तरह का सवाल बनता है। एक पूछता है कुल उपयोगिता क्या है, और दूसरा पूछता है सीमांत उपयोगिता क्या है। कुल उपयोगिता, उपयोगिता समझ गए होंगे। कुल उपयोगिता कुल का मतलब क्या होता है, सम, जोड़, कई चीजों का सम्मिलित रूप। तो यह दो तरह से हो सकता है, व्यक्ति के आधार पर भी हो सकता है और वस्तु के आधार पर भी हो सकता है। कुल उपयोगिता कहता है जब व्यक्तिगत के आधार पर कहते हैं, तो एक व्यक्ति इसको डे के आधार पर निकाल सकते हैं, वीक के आधार पर निकाल सकते हैं, मंथ के आधार पर निकाल सकते हैं, ईयर के आधार पर निकाल सकते हैं, क्वार्टर ईयर के आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मंथ को लेते हैं, तो कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जो है वह एक मंथ में जो भी वस्तु का उपभोग किया, उसके कुल योग को कुल उपयोगिता कहेंगे। पुनः समझिएगा, जब कोई भी व्यक्ति एक मंथ में जिस वस्तु का उपभोग किया, उसे हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहेंगे। इसी को वस्तुप्रत कहेंगे। तो मान लीजिए प्रोडक्शन किसी कंपनी के द्वारा किया गया 1000 यूनिट का, तो एक मंथ में उस 1000 में जितने यूनिट का उपयोग किया गया, उतने यूनिट को हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहकर संबोधित करेंगे। एक मिनट दोस्त। हाँ सर, हमको पता चला कि आप आने वाले हैं जो है, तो हम इसीलिए भेजे नहीं, हम तो कर दिए। अब आते हैं जहां से सवाल बनता है। कुल उपयोगिता के बाद जो सवाल मुख्यतः बनता है वो बनता है सीमांत उपयोगिता से। कहां से बनेगा सवाल? सवाल बनता है सीमांत उपयोगिता से। यही एक सवाल हमेशा आपसे पूछेगा कि सीमांत उपयोगिता होता है, डैश दे देगा। सवाल होगा कि सीमांत उपयोगिता होता है। ऑप्शन में होगा सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है, सीमांत उपयोगिता निगेटिव है, सीमांत उपयोगिता शून्य है, या सीमांत उपयोगिता सभी है। यही सवाल अक्सर जो है आपको पूछा जाता है, और उपयोगिता से कोई विशेष सवाल नहीं बनता है।
अब देखिए सीमांत उपयोगिता क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सीमांत उपयोगिता किसको कहते हैं? इसको दो वर्ग में बांट दीजिए, सीमा प्लस अंत। मतलब वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना जिसमें उसके सीमा का क्या हो जाए, समाप्ति हो जाए, अंत हो जाए। जैसे समझने का प्रयास, इस बोर्ड की सीमा यहां से यहां तक है, तो इसका उपयोग अगर हम इसके ऊपर करें लिखने का या इसके नीचे का करें तो वो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता होगा। मतलब सीमा को क्रैक कर देना, तोड़ देना और तब अपने दायरे को बढ़ाना, सीमांत उपयोगिता। तो यह क्या हो सकता है, अब समझिए इसको, यह क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि क्या होगा। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का खाने की जो क्षमता है वो है कुल 10 रोटी। कितना? 10 रोटी। अर्थात हम कह सकते हैं यह 10 रोटी उस व्यक्ति की उपयोगिता है या कुल उपयोगिता है उस दिन का, दोनों चीज हो सकता है कि जब वो 10 रोटी खा लेता है तो 10 रोटी का क्या हो गया, उपयोग हो गया। कुल उपयोगिता की 10 रोटी खाने के बाद वह कितना प्रतिशत गेन करता है, 100%। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता। 10 रोटी प्रयोग करके कितना गेन किया, 100%, इसीलिए हमने कहा। अब मान लीजिए कि इसकी सीमा कितना था, 10 रोटी। अब यह किसको करेगा, सीमा का अंत कर देगा, तोड़ देगा, समाप्त कर देगा। मान लीजिए कि वह घर को गया और पता चला कि उसका फेवरेट कुछ खाना बना पड़ा है। अब उसका फेवरेट कुछ खाना बना पड़ा है, या हो सकता है कि खाने बैठा हो तो 3, 4, 5 व्यक्तियों का समूह। आप देखते होंगे कि जब हम समूह में बैठते हैं या हमारे किसी फेवरेट चीज को तैयार करके हमारे सामने खाने के लिए लाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस सीमा का समाप्ति कर देते हैं, अंत कर देते हैं। इस सीमा को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, अंत कर देते हैं। मान लीजिए कि वह 3-4 लोगों के साथ बैठा था और जैसे ही 10 रोटी खाया, आकर किसी व्यक्ति ने जो बांट रहा हो कुछ भी, एक और ले लीजिए शब्द का प्रयोग किया। जैसे ही एक और ले लीजिए और वह व्यक्ति एक एक्स्ट्रा रोटी का प्रयोग कर लिया, एक अतिरिक्त रोटी का प्रयोग किया। अब जैसे ही एक अतिरिक्त रोटी का वह प्रयोग कर लिया, हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति का सीमा का क्या हो गया, अंत हो गया। अब उसकी कुल उपयोगिता कितनी रोटी हो गई, 11 रोटी। अब देखिएगा, गौर से समझिएगा बात को। जैसे ही वह चीज करता है, एक अतिरिक्त इकाई का, रोटी का मतलब इकाई, एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया, उसकी सीमा का क्या हो गया, अंत हो गया। अब जैसे उसके सीमा का अंत हुआ तो वह क्या कर सकता है। अब मान लीजिए कि व्यक्ति ऐसा हो कि बेचारा कोई प्रेशर दे रहा है, ना उसको ना बोलते जा रहा है, ना हाँ बोलते जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है, रोटी उसके प्लेट में रख जाते हैं। अब रोटी वह खाएगा तो क्या हो सकता है, जैसे ही वह एक अतिरिक्त रोटी खाता है तो क्या हो सकता है, या तो हो सकता है वो वैसा ही महसूस करता है जैसा कितना खाकर। ऐसा कभी कभी होता है, आप देखेंगे कि अगर हम 1-2 अतिरिक्त इकाई का उपयोग कर भी लेते हैं तो कुछ विशेष प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ता। अर्थात हम कह सकते हैं 10 रोटी खाकर भी वह 100% गेन करता है और 11 रोटी खाकर भी कितना गेन करता है, 100%। पहला सिचुएशन ऐसा हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि बेचारा जबरदस्ती में किसी तरह उस एक अतिरिक्त रोटी का उपयोग कर लिया। मतलब कि इस 100 से 0.1 ही % हो, 1% हो, 10% हो या 2% हो, कुछ अधिक उपभोग कर लिया। अर्थात समझिएगा कि 10 रोटी के बराबर 100% था, जैसे ही 11वां रोटी खाया 100 से कुछ ना कुछ वृद्धि हो गई। और तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि वह खाएगा जबरदस्ती में और जाकर बाथरूम वगैरह में कहीं साइड में क्या कर दिया, निकाल दिया। कोई दिक्कत, तीनों सिचुएशन को समझिएगा। पहला सिचुएशन हमने कहा
कि वह वैसा ही महसूस करता है जैसा 10 रोटी खाकर, अर्थात 10 बराबर 100% और 11 रोटी के बराबर हुई कितना 100%। दूसरा हमने कहा कि वह इसी हाल में पहुंच जाता है जहां पर 100 से कुछ न कुछ प्रतिशत अधिक हो। और तीसरा वो खाता है और निकाल देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सीमांत उपयोगिता क्या हो सकता है? तीनों हो सकता है। कैसे? अगर पहली वाली केस करते हैं कि 10 बराबर 100% और 11 बराबर भी 100%, तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दूसरा हमने कहा 100 से अधिक, सीमांत उपयोगिता क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और तीसरा जरा बताइएगा, जब वह निकालने जाता है तो एक ही रोटी निकालेगा क्या? ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ अधिक मात्रा में भी निकल सकता है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा? निगेटिव होगा। तो सवाल अगर पूछे सीमांत, लिख लीजिएगा आप, सीमांत उपयोगिता होता है पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य, तीनों स्थिति में होता है। यही एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। नहीं तो और जल्दी में समझने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए आप, दूसरा उदाहरण, कि घर से निकल रहे हैं, घर से निकलने के समय होता है ना कि अरे ये कुछ ले लो, ये कुछ ले लो। तो मान लीजिए आपके पास जो बैग है उस बैग में 20 वस्तु रखने की क्षमता है। आपने 20 वस्तु रख दिया और जैसे ही निकलने का टाइम हुआ उधर से वहां आई दौड़ी दौड़ी और ये एक अंतिम चीज रख लो। ऐसा होता है ना? होता है। जैसे ही अंतिम चीज रखने की बात हुई दोस्त, आपने रखा, नॉर्मली बैग बंद हो गया, तो सीमांत उपयोगिता शून्य। उसके ऊपर बैठकर तब बैग को बंद किए तो सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव। और जैसे ही बंद करके हटे, बैग खुल गई, फट गई, सीमांत उपयोगिता निगेटिव। उपयोगिता से यही सवाल मुख्य रूप से बनते हैं। अब आते हैं मांग पर, जहां से अधिक मात्रा में सवाल बनता है और सवाल कभी काल यहां से न्यूमेरिकल के आधार पर भी कर्व के रूप में पूछ देता है कि किस आधार पर या किस कर्व में। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है आपका मांग। किसको कहते हैं मांग? व्हाट इज मांग? मांग अंग्रेजी में इसको डिमांड कहते हैं। कहते हैं ना, हमारी मांग पूरी करो, मतलब हमारी जो इच्छा है उसको क्या कर दो? पूरी कर दो। और इच्छा जैसे ही हुई क्या हो गया? हमने पीछे कहीं ना कहीं चर्चा लिया था, इच्छा और ख्वाब में बहुत अंतर है। ख्वाब मांग में परिवर्तन नहीं कर सकता है, पर इच्छा मांग में परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि ख्वाब में हम लोग अंग्रेजी में भी एक लाइन पढ़ते ना कि अगर हम राष्ट्रपति होते तो हम ऐसा करते, यह ख्वाब है, ठीक ना? तो आपने ख्वाब देखा कि बनते तब, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम कार खरीदें, हमारी इच्छा है कि हम बाइक खरीदें, हमारी इच्छा है कि हम टीवी खरीदें, हमारी इच्छा है कि हम फ्रिज खरीदें। जैसे ही इच्छा होगा हम कैपेबल हैं। वहां ऐसा नहीं हम कहते कि हम ऐसा होते तो वैसा कर लेते। हम कैपेबल है, हम कार्य करने की क्षमता हमारे अधीन है। और जैसे ही आप कैपेबल हैं, आपकी इच्छा हुई, डिमांड परिवर्तित हो जाएगा, मांग में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप आज के जगह कल ले, कल के जगह परसों ले, पर लेंगे जरूर। तो मांग क्या होता है? मांग को अगर एक शब्द में समझा जाए तो मांग का शाब्दिक अर्थ इच्छा होता है। इच्छा के आधार पर ये मांग निर्भर करता है। तो लिखिए मांग के आधार, लिखिए मांग, जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो, जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो तो इस स्थिति को हम उस वस्तु का मांग कहेंगे। मांग भी दोस्त दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग सूची और व्यापारिक मांग सूची। व्यक्तिगत मांग सूची और मांग सूची,
जैसे देखते होंगे जो बिजनेसमैन होता है, सही का बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, जिस चीज का जैसे डिमांड होता है अपने कंपनी को, अपने उत्पादन को उस तरफ मूव कर देता है। जैसे आप देखे होंगे कि इससे पहले सैनिटाइजर का, मास्क का उतना मांग नहीं था, तो कोई विशेष कंपनी इसका प्रोडक्शन नहीं करता था, पर्टिकुलर एक आध कंपनियां बनाती थी। लेकिन जैसे ही मांग बढ़ा, लोगों की इच्छाएं जागृत हुई, देखिए अच्छी अच्छी कंपनी क्या कर गया, उसकी तरफ मूव कर दिया। अर्थात व्यक्तिगत मांग सूची का मतलब कंपनी वगैरह सर्वे करवाती है कि वर्तमान में व्यक्ति की इच्छा किस वस्तु को प्राप्त करने की है, या बाजार में जो वस्तु उपलब्ध है उसमें अधिकांशतः किस तरह के वस्तु का सेल जो है वह बढ़ रहा है। तो इस तरह के या इस आधार पर हम कहेंगे व्यक्तिपरक मांग, या कह सकते हैं व्यक्तिगत मांग की सूची। दूसरा है व्यापारिक मांग सूची। व्यापारिक मांग सूची, व्यापारिक वर्ग, हमने अभी कहा ना कि वैसे उत्पादन करेंगे, या उसको छोटे रिटेलर के आधार पर हम कहें, तो रिटेलर के यहां अगर आप नई वस्तु लेकर जाएंगे तो कुछ रखेंगे और अधिकांश लोग रखने के लिए प्रयोग, वो कहेंगे कि नहीं इस तरह की वस्तु का भी मांग नहीं है, इस टाइप का अगर वस्तु आपके पास है दूसरे तरीके का, तो वो हमें प्रदान करें। तो इसको कहते हैं हम व्यापारिक आधार पर मांग की सूची। अब आते हैं मांग का फलन। मांग का फलन के अंतर्गत क्या निर्धारित कहता है, किस आधार पर वस्तु का मांग बढ़ सकता है या किस आधार पर वस्तु का जो है मांग गिर सकता है। तो मांग का फलन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से सवाल बनता है। तब मांग का फलन में हमने क्या लिखना है कि किस आधार पर वस्तु का मांग बढ़ रहा है या किस आधार पर वस्तु का मांग घट रहा है। वस्तु की कीमत पहला है मांग फलन में, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ इंडेक्स या गुड्स। जैसे ही हमें पता चल जाए कि आने वाले समय में वस्तु का मूल्य बढ़ने वाला है, क्या करते हैं, आप देखते होंगे टीवी वगैरह पर कि दे रहा होगा कि आज रात के बाद पेट्रोल में, डीजल के मूल्य में इतना वृद्धि होने वाला है। क्या हो जाता है, पेट्रोल पंप पर लोगों की संख्या में काफी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जस्ट उल्टा कर दीजिए, पता है कि आने वाले समय में जो है पेट्रोल के मूल्य में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तब कमी आएगी तो जो लोग क्या सोचते हैं कि चलो आज की जगह हम क्या करेंगे, कल ही पेट्रोल को अपने गाड़ी में डलवा लेंगे। तो वस्तु की कीमत के आधार पर भी मांग परिवर्तित होता है। दूसरा है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ पर्सन या उपभोक्ता की आय, इसको समझिए। उपभोक्ता की आय क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए कल तक आपको जेब खर्च 100, 200, 400 या 500 रुपया मिल रहा था, आपकी इच्छाएं 500 रुपया तक सीमित थी, पॉकेट खर्च बढ़ के 1000 रुपया हो गया, क्या हो जाएगा। जिस वस्तु का आप उपयोग नहीं करते थे, ख्वाब रखे पड़े थे, उस वस्तु की इच्छाएं जागृत होगी कि नहीं होगी, और जागृत होने के बाद उस वस्तु का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आय में वृद्धि होगा तो कुछ वस्तुओं के डिमांड में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगी, परिवर्तन दिखलाई पड़ेगी। इसी को उल्टा कर दिया, अगर उपभोक्ता की आय में कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो निम्न स्तरीय वस्तु है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहां से एक सवाल पूछता है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका मांग के जो भी नियम है, फलन है, इस कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक वस्तु है गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु, गिफिन महोदय एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो नियम दिया इसीलिए उस नियम का नाम ही पड़ गया गिफिन वस्तु या लॉ ऑफ गिफिन। इन्होंने कहा कि आय में वृद्धि होने के बावजूद भी या आय में कमी होने के बावजूद भी कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसका जो है लॉ ऑफ डिमांड से कोई लेना देना नहीं है।
अर्थात मांग का नियम कुछ वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। कुछ वस्तु कौन सा? काफी निम्न स्तरीय वस्तु। अब निम्न स्तरीय वस्तु किसको कहेंगे? मान लीजिए कि कोई दिहाड़ी मजदूर है, वो 200-300 रुपया प्रतिदिन कमा कर आता है, तो वह उस पैसे का उपयोग किसके लिए करेगा? अपने जीविकोपार्जन के लिए। जीविकोपार्जन का मतलब कि उस वैसा ही वस्तु खरीदेगा जिससे उसका जीवन किसी तरह क्या हो जाए? निर्वाह हो जाए, कट जाए। मतलब जो सबसे निम्न स्तरीय क्वालिटी का चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, वह उसका उपयोग करके क्या कर लेगा? अब मान लीजिए काफी महंगी वस्तु, जैसे हम लग्जरियस गाड़ी की बात करें, सोने की बात करें, अब मूल्य में थोड़ा भी परिवर्तन करेगा। मान लीजिए कल 50,000 रुपये सोना था और कोई दुकानदार अगर 1 केजी सोना बेच रहा हो और आज उसका मूल्य गिरकर 49,000 या 45,000 कर दे, तो क्या हुआ? नेक्स्ट डे 2 किलो सोना बेच लेगा? नहीं बेच। तो वैसी वस्तु जिस पर लॉ ऑफ डिमांड काम न करे, उसे क्या कहा गया है? गिफिन वस्तु। तो आय का प्रभाव गिफिन वस्तु पर दिखलाई नहीं पड़ता है। कई बार सवाल पूछा गया कि मांग का नियम किस वस्तु पर दिखलाई नहीं पड़ता है? तो गिफिन वस्तु पर नहीं दिखाई पड़ता है। आदत की वस्तु पर मांग का नियम दिखलाई नहीं पड़ता है। अगर किसी को मान लीजिए कि धूम्रपान करने के आदी हैं, उसके कॉस्ट में कोई भी परिवर्तन हो, वो जो चीज जितना प्रयोग करता है उसमें कभी कमी दिखलाई। लग्जेरियस वस्तु पर, लग्जेरियस वस्तु का आय के वृद्धि कमी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कहते हैं हमें गाड़ी लेना है, मतलब हमारी सीमितता है कि हमको इसी के आसपास नहीं है, हमें कंफर्ट वाली गाड़ी चाहिए, मतलब वहां पर प्राइस कोई मैटर नहीं करता है। जिसमें हमें आरामदायक महसूस होगा, हम उस तरह की गाड़ी को क्या करेंगे? परचेज करें। तो आदत की वस्तु, लग्जेरियस आइटम, गिफिन वस्तु, इन सब चीजों पर लॉ ऑफ डिमांड कायम नहीं होता है, कार्य नहीं करता है। जरूरत की वस्तु उस पर भी नहीं करता है। ये सब पूछते हैं सवाल। अब मान लीजिए जरूरत दवा का 10 ही पीस हो और कल उसको लिए थे आप, या पिछली बार जब डॉक्टर साहब ने लिखा 100 रुपये की था दवाई, आज घट के 90 रुपया हो गया, क्या 10 की जगह 12 गोली ले लेंगे? 15 गोली नहीं लेंगे। नमक अगर 15 या 20 रुपए किलो दे, आपके घर में उपयोग 1 केजी तो भी 1 केजी, 100 रुपये दे तो भी 1 केजी। तो जरूरत की वस्तु पर लॉ ऑफ डिमांड कायम नहीं होता है। नेक्स्ट है, वह है आपका उपभोक्ता की रुचि। बहुत मैटर करता है उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि मैटर करता है। जैसे आप देखते होंगे ना कि हर चीज में एडवर्टाइजमेंट होने लगा। क्यों? क्योंकि कहा गया जो दिखता है वो बिकता है। हम कई बार उसको देखते देखते इच्छाएं हमारे अंदर जागृत हुई, अरे एक बार उपयोग करके तो देखें, काफी दिन से एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। या मान लीजिए आप अगर घर से बाहर रह रहे हैं, तो आप घर से बाहर रह रहे हो, अचानक किसी कारणवश किसी फंक्शन में या किसी पूजा पाठ के दिन या ऐसे ही घर चले गए, घर गए, मौका मिला पेरेंट्स के साथ बाहर जाने का, तो आप गौर करेंगे, देखते होंगे कि पापा या मम्मी आज भी उसी दुकान से वस्तु लेते होंगे जब आप बचपन में थे तब। तो उसी दुकान में पहुंच गए और कोई एक सोप है, अगरबत्ती है, कुछ भी ऐसा आइटम, पापा ने जिस वस्तु का डिमांड किया, आपने कहा नहीं नहीं इसके स्थान पर यह लीजिए, वह उससे अच्छा है, और पापा ने क्या किया? उस वस्तु को हायर कर लिया। फिर नेक्स्ट बार जब पापा गए, आप साथ में नहीं गए, तो आप देखे होंगे कि पापा आपने जो खरीदवाया उसको ना लेकर फिर वही वस्तु लिए होंगे जो पहले लेते चले आए। अर्थात उनकी रुचि वैसा हो चुका है, या कह सकते आदत ऐसा हो चुका है। तो वहां पर क्या प्रभावित होगा?
तो यहां पर उपभोक्ता की रुचि मैटर करता है। अगर उनके आधार पर जो उनकी उम्मीद है वस्तु से उस पर खरा उतर गए तो डिमांड बढ़ेगा, नहीं उतरे तो डिमांड गिर जाएगा। तो काफी मायने रखता है ये। अब जो आते हैं वह है आपका काफी महत्वपूर्ण, जहां से सवाल पूछता है। दो चीज जो अभी बताएंगे वह सवाल पूछता है। एक वह है संबंधित वस्तु और दूसरा पूरक वस्तु। पहला हमने कहा संबंधित वस्तु और दूसरा कहा पूरक वस्तु। दोस्त यहां से सवाल पूछता है, इसलिए इस दोनों को अच्छे से समझिएगा। एक को कहते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स और दूसरे को कहते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स। एक को कंप्लीमेंट्री गुड्स, दूसरे को सप्लीमेंट्री गुड्स। संबंधित वस्तु, जैसे मान लीजिए आप किसी के यहां जा रहे हैं और जाते ही ठंड मौसम में अक्सर पूछा जाता है चाय लेंगे या कॉफी, पूछा जाता है ना। वह क्या हो जाएगा, संबंधित है कि चाय और कॉफी में से कुछ भी एक हो गया, तो उसको क्या कह सकते हैं हम, संबंधित वस्तु। अब आते हैं संबंधित वस्तु से जो सवाल पूछता है वो आपको देगा कि यदि x के मूल्य में वृद्धि होगा तो y के डिमांड पर, मूल्य पर नहीं, y के डिमांड पर क्या प्रभाव दिखलाई पड़ेगा। या उसको कह सकते हैं कि यदि चाय के मूल्य में वृद्धि होता है तो कॉफी के मांग पर क्या प्रभाव दिखलाई पड़ता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटेंगे तो ऐसा सवाल कई जगह में। तो मान लीजिए हमने x और y का चर्चा किया, तो यहां पर लिखते हैं चाय मतलब x, यहां पर लिखते हैं कॉफी मतलब y। अब समझिएगा दोस्त कि चाय मान लीजिए 200 रुपये प्रति किलो, 300 रुपये प्रति किलो, 400 रुपये प्रति किलो और 500 रुपये प्रति। कॉफी ऑब्वियस इससे कुछ ना कुछ महंगा होगा, तो जहां 200 वहां 300, जहां 300 वहां 400, जहां 400 वहां 500 और जहां 500 वहां 600। अब समझिएगा बात। चाय के विक्रेताओं ने कहा कि इतने में प्रॉफिट प्राप्त नहीं हो रही है, हम इसके मूल्य में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। मान लीजिए यह अपना मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया, 300 रुपया। ये अपना बढ़ाकर कितना कर दिया, 400। ये कितना कर दिया, 500। और ये कितना कर दिया, 600 रुपया। तो हमने सवाल क्या कहा कि अगर x के मूल्य में वृद्धि होगा तो इसके डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल्य पर नहीं, डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए पहले 200 रुपये चाय अगर कोई विक्रेता बेच रहा था तो 200 रुपये चाय पीने वाले व्यक्ति या उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति कितने थे, 100 व्यक्ति थे। तो सब में मान लीजिए 100 थे। अब 200 से मूल्य बढ़कर कितना हो गया, 300 रुपया। अब जब 200 से मूल्य बढ़कर 300 रुपया हो गया दोस्त, तो 100 में एक न एक व्यक्ति ऐसा सोचने वाला होगा कि नहीं होगा कि 300 का चाय पिएंगे तो 300 में कॉफी आ रहा है, क्यों ना हम कॉफी प्रयोग करें। तो वह एक व्यक्ति किसके तरफ मूव कर जाएगा, कॉफी की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो 400 रुपये वाला था वो कहां चला जाएगा, कॉफी की तरफ, कि 400 में कॉफी भी हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां पर क्या प्रभाव होगा, अगर चाय के मूल्य में वृद्धि होगा तो कॉफी का डिमांड में क्या होगा, वृद्धि होगा, बढ़ेगा। लिख लिए। तो संबंधित वस्तु में ऐसे करके लिख लीजिए, संबंधित वस्तु में एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर, एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे वस्तु का मांग बढ़ जाएगा, दूसरे वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। अब आते हैं पूरक वस्तु। पूरक वस्तु किसको कहते हैं,
पूरक वस्तु का मतलब होता है एक का दूसरे पर निर्भर होना। जैसे मोबाइल का सिम पर निर्भर होना, गाड़ी का पेट्रोल या डीजल या कह सकते हैं तेल पर निर्भर होना, ये क्या होता है? पूरक वस्तु होता है। तो पूरक वस्तु में अगर पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होगा तो कार के डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देख लीजिए, इसको भी समझिए। पूरक वस्तु कहता है कि अगर x के मूल्य में वृद्धि होगा तो y का इस पर क्या प्रभाव। जैसे ही पेट्रोल का मूल्य बढ़ता जाएगा दोस्त, गाड़ी खरीदने वालों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? मान लीजिए आज पेट्रोल 70-80 दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कैपेबल हैं कि नहीं उसको हम खरीद सकते हैं, तो लोग गाड़ी खरीदें। जैसे ही 100 रुपये हो जाएगा, खरीदने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। खरीदने से पहले लोग सोचने में। तो पूरक वस्तु में कहा जाता है यदि किसी एक वस्तु का, लिख लें, यदि किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि किया जाए तो दूसरे वस्तु के मांग में कमी दिखलाई पड़ेगा। वहां पर संबंधित वस्तु में पहला होगा प्रतिस्थानापन, उसी को कहा गया है प्रतिस्थानापन वस्तु और पूरक वस्तु। अब आते हैं आगे, वो आते हैं मांग का नियम पर। तो यह जो है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, काफी महत्वपूर्ण है। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम जो है वो क्या कहता है? अगर मूल्य में वृद्धि होगा तब मांग में क्या दिखलाई पड़ेगा? कमी दिखलाई पड़ेगा। अगर मूल्य में कमी होगा तब मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि दिखलाई पड़ेगी। तो इस लॉ को दिया था किसने? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा यह लॉ ऑफ डिमांड दिया गया। पहला पॉइंट, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा यह नियम दिया गया। क्या नियम दिया गया? तो देखिए, एक तरफ मांग, दूसरे तरफ मूल्य, उल्टा लिख, उल्टा कर दीजिए। यहां पर मूल्य और यहां पर मांग। हमने अभी कहा कि इस दोनों में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो है संबंध है। कहता है कि मूल्य अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मांग किस तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ। मूल्य अगर नीचे की तरफ आएगा तो मांग किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। यही तो है लॉ ऑफ डिमांड। तो पहला पॉइंट, इसको अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। दूसरा, यह प्राइस और डिमांड, यह मतलब मांग का नियम में प्राइस और डिमांड के बीच इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/d, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। हो गया? अगला, मांग का कर्व हमेशा नीचे की तरफ होता है। मांग का कर्व पूछता है, हमेशा नीचे की तरफ होता है यदि सभी बातें सामान्य हो तब। यदि सभी बातें सामान्य हो तब मांग का कर्व हमेशा किस तरफ होगा? नीचे की तरफ, अर्थात लेफ्ट टू राइट की तरफ, अर्थात लेफ्ट टू राइट की तरफ। कैसे? हमने कहा सभी बातें स्थिर हो तब। मान लीजिए यहां पर प्राइस पे और क्वांटिटी, 100 रुपये कोई वस्तु है तो मान लीजिए 2 kg,
200 रुपये है तो मान लीजिए बढ़ेगा तो क्या होगा, 100 रुपये है तो 4 केजी, 200 3 केजी, 300 2 केजी, 400 तो 1 केजी। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस के साथ साथ जो है डिमांड वस्तु का क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो हमने कहा कि इसका कर्व हमेशा कैसा होता है, इसका कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये लिए, यहां पर डिमांड या क्वालिटी, यहां पर प्राइस, पीआर से प्राइस। अब मान लीजिए यहां पर 100 का था तो डिमांड कितना था दोस्त, 4 केजी, तो यहां पर मान लीजिए 1 केजी, यहां पर मान लीजिए 2 केजी, यहां पर मान लीजिए 3 केजी और यहां पर मान लीजिए 4 केजी। 100 था तो मांग कितना था, 1, बढ़कर कितना हो गया, 100 था तो कितना था, 4 केजी, 100 था तो कितना था, 4 केजी, बढ़कर कितना हो गया, 200, कितना आ जाएगा, 200 में 300, 3 केजी, 300 बढ़कर कितना, 2 केजी, 400 बढ़कर कितना, 1 केजी। अब अगर इस कर्व को मिलाया जाए दोस्त तो क्या हो रही है, उल्टा। तो क्या हमने बताया कि मांग का कर्व हमेशा नीचे की ओर होता है या लेफ्ट टू राइट होता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं अगला टॉपिक। अब जो आते हैं वो आते हैं, ये किसका कर्व था, मांग का था, लेकिन उपयोगिता की अगर बात कर दे तो उसका क्या हो जाएगा, उपयोगिता की या पूर्ति का कर्व हमेशा ऊपर की तरफ होगा। पूर्ति का कर्व हमेशा किसकी तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा। देखिए कैसे होगा, पूर्ति क्या कहता है कि जैसे जैसे मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी, वैसे वैसे पूर्ति करने वाले जो उत्पादक वर्ग हैं वो क्या करेंगे, वस्तु का क्वालिटी में वृद्धि करेंगे। जैसे समझिए कि एक इंडेक्स ले लीजिए, इंडेक्स में प्राइस है मान लीजिए 100, तो वस्तु प्राप्त किया, वस्तु की पूर्ति कितनी हो गई, 1000। 200 प्राइस बढ़ रहा है, उत्पादन क्या करेगा, अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएगा। 300 क्वालिटी कितना हो जाएगा, यहां 2 कर दीजिए, यहां 3000, 400 यहां 4000। अब इसका कर्व बनाएंगे तो क्या होगा, हमने अभी कहा कि उपयोगिता का कर्व हमेशा किसके तरफ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। फिर वही चीज लीजिए, यहां पर P मतलब प्राइस, प्राइस 100, 1K, 2K, 3K एंड 4K। 100 तो ये बढ़ के यहां, प्राइस बढ़कर कितना, 200, तो कितना हो जाएगा, 2000। प्राइस बढ़ के कितना, ये कितना हो जाएगा, 2000
प्राइस बढ़ के कितना, तो ये बढ़कर कहां चला जाएगा। तो आप देख लें कि जैसे जैसे पूर्ति हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सॉरी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है पूर्ति किसके तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका पूर्ति का कर्व। अब आते हैं वो जो बनता है आपका अगला पॉइंट, वो होता है उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर दोनों ही क्या हो, निश्चितता पर पहुंच जाए। तो अगला टॉपिक लिखिए, वो लिखिएगा आप उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन अंग्रेजी में लिखना हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यह क्या होता है, ये वैसा सिचुएशन जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाए, जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाए। तब मांग और पूर्ति कब बराबर होगा, तब मांग और पूर्ति बराबर होने के लिए कुछ चीजों का होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है, तो पहला पॉइंट कहता है कि ग्राहक हमेशा सोता रहता है। पहले ग्राफ से समझ लीजिए तब बताते हैं। ग्राहक हमेशा सोता रहता है मतलब क्या कहता है कि ऐसा सिचुएशन होना जहां पर प्राइस और क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों बराबर। तो मान लीजिए यह प्राइस और उसके बाद यह जो हो गया आपका क्वालिटी। अब यहां पर देखिए ये दोनों क्या है, समान है। अब यहां पर अगर ये दोनों समान होंगे दोस्त, मतलब इस बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, इस बिंदु को हम कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहां से अगर ऊपर बढ़ेगा तो भी परिवर्तन और यहां से नीचे आएगा तो भी परिवर्तन। तो ऊपर और नीचे आने के लिए कहता है तीन सिचुएशन होता है। पहला सिचुएशन होगा ग्राहक हमेशा सोता रहता है, इसीलिए इसका ग्राफ डाउनवर्ड में जाता है। ग्राहक प्राइस बढ़े घटे हम लोग कुछ विशेष जो है अपोज नहीं करते। जैसे आप देखेंगे कि कोरोना के बाद जो है वह बहुत सारे वस्तुओं के मूल्य में क्या आ गई, वृद्धि हुई है, पर ग्राहक को कुछ विशेष प्रभाव नहीं हुआ। ग्राहक ने इसका अपोज जो होना चाहिए उस आधार पर नहीं किया। तो इक्विलिब्रियम के बाद अगर अप और डाउन कर्व होगा तो कौन सा होगा, तो पहला सिचुएशन जब ग्राहक क्या होता है, सोई हुई रहती है, तो उस सिचुएशन में ग्राफ हमेशा डाउन में होगा। डाउन में मतलब यहां आकर और ऐसे हो जाएगा, यहां आकर ऐसे। ठीक। दूसरा कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। पहला था लॉ ऑफ डिमांड, दूसरा है लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई में कहता है दुकानदार हमेशा अपने फायदा देखता है, तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा। सप्लाई क्या होती है, हमेशा बढ़ती, अपवर्ड हो जाएगा। और तीसरा है वो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कोई ग्राहक किसी दुकानदार से संतुष्ट नहीं होता है, तो ऐसा सिचुएशन आ गया। अब आते हैं तो जो मुख्य रूप से सवाल बनता है वो पूछता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग का लोच। मांग का लोच का मतलब होता है, देखिए मांग का लोच और बेलोच। लोच का मतलब होता है कि थोड़ा भी परिवर्तन हो या मूल्य में परिवर्तन करने से वस्तु के मांग में जो परिवर्तन दिखलाई पड़े उसे हम मांग का लोच कहते हैं। परिवर्तन दिखलाई न पड़े या काफी कम हो तो उसे हम मांग का बेलोच कहते हैं। ठीक, हमने क्या सब कहा, तो पहला सिचुएशन कहा, वो कहा अंतिम है वो है आपका
यूनिटरी इलास्टिसिटी, एकात्मक लोचदार मांग, जब कीमतों में बदलाव और मांग का बदलाव बराबर हो, मतलब एकात्मक, एक समान हो। प्राइस 10 से 20 हुआ 100%, तो 10 से वस्तु 200 पर चला गया। फिर प्राइस 10 बढ़ा तो यहां पर वस्तु 10 बढ़ा, मतलब एक समान दिखलाई पड़े तो उसको हम क्या कहेंगे, एकात्मक लोचदार मांग। जैसे फिर से समझिए, तो ये आ जाएगा P, ये आ जाएगा Q। P पर था तो मांग यहां था, तुलना में P1 हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस, तुलना में Q, मतलब जितना यहां है उतना ही इसमें क्या होना, वृद्धि होना। तो यही था आपका मांग एवं उपयोगिता। अब आपका जो है इकोनॉमिक सवाल बनने लायक हो चुका है खत्म। आप आसानी से जाएं, सवाल बनाएं, फिर भी अगर किसी तरह का दिक्कत आए, कुछ भी आए, कोई टॉपिक ना समझ में आए तो फिर हमसे कंसल्ट करिएगा, हम बताएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, और कुछ नए नए तरीके से हो सकता है हम आपको समझा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं।